गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की जो सीरीज़ है उसमें क्लास 3 लेके आई हूँ। और फर्स्ट में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ पॉइंट्स लाइक टीचिंग के नेचर, ऑब्जेक्टिव्स और बाकी चीज़ें देखा था हमने। उसके टीचिंग लेवल्स के बारे में भी बात की थी। तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास 3 में गैगने और ब्रिग्स के जो क्लासिफिकेशन है उस पर बात करेंगे। उससे क्वेश्चंस बनते हैं स्टेटमेंट असर्शंस के रूप में भी, और ऐसे अगर देखा जाए फैक्ट में भी तो उस टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है वो भी क्लास आपको इससे पहले कराई गई है, तो वो भी क्लास आप देखिएगा, उससे भी क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं और वो इम्पॉर्टेंट भी है। तो इस तरीके से आज हम क्लास 3 में गैगने की क्लासिफिकेशन और ब्रिग्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं। चलिए, गैगने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग। गैगने आइडेंटिफाइज 8 कंडीशन ऑफ लर्निंग। उन्होंने 8 जो कंडीशन है लर्निंग के, कि मतलब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे हम किसी भी लर्निंग को करते हैं, तो उस टाइप की जो स्टेप्स हैं उन्होंने क्लासीफाई किया है उसे। और लर्निंग टाइप्स और वेराइटीज़ ऑफ लर्निंग, बिगनिंग विद द सिंपल वंस एंड एंडिंग विद द कॉम्प्लेक्स। जैसे हम कभी भी टीचिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम किसी आसान चीज़ को बताते हैं, ना कि पहले ही हम एकदम कोई भी ऐसे थियरम या कुछ भी ऐसा बताने से पहले, थियरम से पहले हम उसको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन की तरह से शुरू करते हैं, थोड़ा बिहेवियर एग्जाम्पल दे के आसान तरीके से। तो उसी चीज़ को इन्होंने भी फॉलो किया है अपने क्लासिफिकेशन में। एंडिंग with the complex one. Although Gagne refers to these conditions are learning types, he is primarily interested in observable behavior and performance, which are the products of this condition. In these conditions of learning, he combined the basic behaviorist view with the cognitive theory to present a hierarchical model of different types of learning. तो इसमें आप जब नोट्स बनाएंगे कीवर्ड्स में, तो इसमें चीज़ों को हाईलाइट करते चलेंगे। जैसे कि 8 कंडीशन, इसमें स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आपको स्टेटमेंट्स को भी ध्यान देना है। जैसे उन्होंने सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक इस फॉर्म में मतलब ये क्लासिफिकेशन किए हैं। और बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और परफॉर्मेंस का इस पे उन्होंने फोकस किया है, इस पॉइंट पे, और कॉग्निटिव थियरी पे फोकस किया है। तो इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते रहेंगे और अपने नोट्स में। गैगने सीखने की 8 स्थितियों या सीखने के प्रकारों या किस्मों की पहचान करता है, जो सरल से शुरू होती है और जटिल से समाप्त होती है। हालांकि गैगने इन स्थितियों को सीखने के प्रकार के रूप में संदर्भित करता है, वह मुख्य रूप से अवलोकन योग्य व्यवहार और प्रदर्शन में रुचि रखता है, जो इन स्थितियों के उत्पाद हैं। सीखने के इन स्थितियों में उन्होंने विभिन्न प्रकार के सीखने का एक पदानुक्रम मॉडल मतलब हायरार्की प्रस्तुत किया है। बुनियादी तौर पे ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण दोनों को ही साथ लेके चलते हैं। तो इनमें जो 8 जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किए हैं उसमें पहला जो है वो सिग्नल लर्निंग है, मतलब संकेत के द्वारा सीखना। ठीक है, जैसे हम किसी भी चीज़ को पहले बताने से पहले क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स, कुछ ऐसा हिंट देते हैं। ठीक है, उसके बाद उस चीज़ को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं विद एग्जाम्पल, और फिर रिस्पॉन्स चेक करते हैं बच्चों का। तो उसी तरीके से इन्होंने भी क्लासीफाई किया है। फर्स्ट, सिग्नल लर्निंग, द इंडिविजुअल एक्वायर्स अ कंडीशंस रिस्पॉन्स टू अ गिवन signal, the learning is involuntary. Second, stimulus response learning, the individual makes response to specific stimulus, the correct response is rewarded. मतलब जो करेक्ट रिस्पॉन्स है उस पर क्या होता है, रिवॉर्ड देते हैं हम, पॉजिटिव या निगेटिव जो भी तरह के होते हैं, जो हल ने बताया है लर्निंग और लर्नर वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एजुकेशन के सेकेंड पेपर में। तो थर्ड है चेनिंग, 2 or more previously learned stimulus response connections are linked together. Fourth, verbal association, chains that are verbal. Example, a child identifies an object and calls it by its proper name. Example, the red ball. Or it find a Hindi or French equivalent for an English word. संकेत से सीखना क्या बताता है, व्यक्ति किसी दिए गए संकेत के प्रति एक वातानुकूलित प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। सीखना अनैच्छिक है। दूसरा क्या है, उत्तेजना प्रतिक्रिया सीख। ये क्या है, हिंदी वालों के लिए मैंने थोड़ा
ट्रांसलेट करके और किया है, ताकि वो थोड़ा उनको आसानी हो जाए नोट्स प्रिपेयर करने में, उनको बार बार जाके ट्रांसलेट करके देखना ना पड़े। तो इस तरीके से मैंने इस पर थोड़ा सा एफर्ट डाल के और उसको हिंदी में भी कर दिया है, ताकि जो हिंदी वाले हैं उनको भी बेनिफिट हो जाए और इंग्लिश वालों को तो समझ में आया ही जाए, उनके स्लाइड्स हैं ही इसमें। तो उत्तेजना प्रतिक्रिया सीखना है। व्यक्ति विशिष्ट उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करता है, सही प्रतिक्रिया को पुरस्कृत किया जाता है। चेनिंग जो है तीसरा, पहले से सीखे गए 2 या 2 से अधिक उत्तेजना प्रतिक्रिया को कनेक्शन के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और फिर जैसे कि मान लीजिए पहले हम किसी चीज़ को पढ़ाए हैं, जैसे जिसको प्री नॉलेज कहते हैं, पूर्व ज्ञान जो कहते हैं, तो उन पूर्व ज्ञान को हम प्रेजेंट में जो पढ़ा रहे हैं उससे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो उसको चेनिंग में रखा उन्होंने। फिर मौखिक जुड़ाव जो वर्बल एसोसिएशन है, उसमें क्या है, श्रृंखलाएं जो मौखिक होती हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा किसी वस्तु की पहचान करता है और उसे उसके उचित नाम से बुलाता है। उदाहरण के लिए लाल गेंद। जैसे जनरली क्या होता है, बच्चे किसी भी वस्तु को बताने के लिए, करने के लिए उनका अपना एक उन्होंने उसका नाम दे दिया रहता है और उसी नाम से उस चीज़ को, उस वस्तु को वो पुकारते हैं। वह किसी अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी या फ्रेंच समकक्ष ढूंढता है। 5 जो है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। द लर्नर लर्न्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मोटर एंड वर्बल चेन्स विच ही हैज़ ऑलरेडी एक्वायर्ड। छठा जो है वो कॉन्सेप्ट लर्निंग है। अ कॉमन रिस्पॉन्स टू अ क्लास ऑफ स्टिमुलस। In learning a concept, the learner responds to stimulus by identifying its abstract characteristics like shape, color, etc. 7. Rule learning. In learning a rule, we relate to or more concepts. For example, at 100 degree water will boil. ये क्या है, एक तरह से रूल ही तो है कि मतलब जो वाटर है, किसी भी चीज़ का एक कांस्टेंट टेम्परेचर हम नोट कर लेते हैं, या इसी तरीके से और भी जो रूल्स फार्मूलाज होते हैं, तो उनको क्या होता है, एक फिक्स उसको मान लिया जाता है। तो वो क्या होता है, एक रूल फॉलो करते हैं। तो वाटर जो है वो 100 पे बॉयल होता है, तो ये एक रूल है। हेयर टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट आर 2 कॉन्सेप्ट रिलेटेड बाई अ रूल। प्रॉब्लम सॉल्विंग। द लर्नर यूज द रूल्स लर्न टू अचीव सम गोल। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द कंबाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 और ये जो एग्जाम्पल्स है वो आपको समझने के लिए ही दिए गए हैं इसमें, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल आप एक अपना कोई वो ट्रिक बना के उसको याद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू आप थोड़ा सा अपने माइंड में कोई ट्रिक के थ्रू इन 8 स्टेप को रिमेंबर करिए। बाकी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। इसकी ट्रिक भी है, मैंने अपने लिए जो बनाई थी वो मैं आपके साथ आपको शेयर कर दूंगी। द लर्नर यूजेज द रूल्स लर्न टू अचीव सम गोल्स। Problem solving is the combined product of 2 or more tower order rules. It thus requires an internal event, that is thinking, to take place for solving a problem. जैसे आप लोग को अभी लग रहा होगा कि मैं अभी क्यों नहीं आपको वो ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि अगर वो आप अपने से खुद से, जैसे मैं अभी मेरे साथ भी होता है यूट्यूब पे, मैं अगर कुछ ऐसा देखती हूँ और मुझे कुछ ट्रिक्स के थ्रू कुछ याद करना होता है, अगर वो मेरा ट्रिक नहीं होता है, किसी और का ट्रिक होता है कुछ बनाया हुआ, तो वो मुझसे लर्न नहीं होता है। क्योंकि अपने से जो हम ट्रिक बनाते हैं वो अपने बिहेवियर, अपने थिंकिंग के थ्रू बनाते हैं, तो उसे हमें याद ही नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे हिसाब से सोची हुई चीज़ होती है, तो हमें ऑलरेडी वो याद होती है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने लिए 8 स्टेप को लर्न करने के लिए एक ट्रिक बनाएं। बाकी मैंने भी बनाया था ट्रिक कि कैसे कैसे हम क्लासरूम में टीचिंग करते हैं, तो उसको एक रिमेंबर अपने माइंड में एक पिक्चराइज करके और उस पर मैंने 8 स्टेप को सेट किया था और उसको लर्न किया था। तो आप लोग भी अब पहले कोशिश करिए, अगर नहीं होता है तो फिर मैं अपना ही ट्रिक जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। 5वां, इसमें जो एकाधिक भेदभाव होती है वो शिक्षार्थी मोटर और मौखिक श्रृंखलाओं के बीच अंतन करना सीखता है जो उसने पहले हासिल कर ली है। अवधारणा में वही, अवधारणा मतलब किसी चीज़ को आप अंडरस्टैंड करके और अपने माइंड में जो फिक्स कर लेते हैं नॉलेज को, तो वो आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं, अवधारणा सीखना। 7th में नियम सीखना है। आपको बताया ही मैंने कि किसी भी चीज़ के लिए, कोई चीज़ के लिए एक रूल बना देते हैं। जैसे रोड का रूल होता है, रोड पे आपको व्हीकल ये या पैदल चलने का रूल, दाएं बाएं ऐसे चीज़ें होती हैं, तो दाएं चलना है, बाएं चलना है, राइट लेफ़्ट का जो रूल होता है, तो उस तरीके के जो रूल्स होते हैं वो नियम सीखना में आते हैं। फिर समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग।
लास्ट स्टेप है। लास्ट में हमेशा ऑल किसी भी टीचिंग क्लासरूम, रियल क्लासरूम टीचिंग या वर्चुअल, दोनों में ही लास्ट में क्या होता है, प्रॉब्लम ही तो देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम क्या बताने की, पूरी कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद भी क्या बच्चों के पास कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो उनसे सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उस केस में क्या होता है, टीचर उनकी हेल्प करता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल एक हम लेंगे कि एक जो शिक्षार्थी है उसके सामने एक समस्या आती है, हवा में दबाव होता है। इस समस्या को हल करने के लिए उसे कुछ निचले क्रम के नियम सीखने होंगे, जैसे हवा पानी के एक स्तंभ को सहारा दे सकती है। दूसरा, हर सतह पर हर दिशा में हवा का भार लगभग 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। वायु ऊपर के साथ साथ नीचे की ओर भी धक्का देती है। तो इस तरीके की जो है उसमें कि हवा में दबाव होता है, ये जो उसका क्वेश्चन था उसका जो आंसर है, वो समस्या का उसका जो समाधान निकला है वो इन 3 पॉइंट्स से निकला है। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल है ये साइंस पे। इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल्स अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। गैगने हैज़ identified 9 स्टेज ऑफ cognitive process that are essential to learning and which needs to execute in a sequential order. These stages are, तो इन्होंने कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए 9 स्टेज भी बताए थे। तो उसमें पहला जो स्टेज है वो गेनिंग अटेंशन, सेकंड इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, फिर स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्री रिक्वाइजाइट लर्निंग, प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल, providing learning guidance, elicit the performance, providing feedback and performance correctness, assessing the performance, enhancing retention and transfer। तो इसको भी याद करने का ट्रिक है। अपने माइंड से आप एक पिक्चराइज करिए क्लासरूम को। उसमें क्या होगा, सबसे पहले हम जाएंगे तो अटेंशन गेन करेंगे बच्चों का, कि बहुत ज़्यादा अगर डिस्टर्बेंस है, शोर हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, पहले उनका अटेंशन गेन करने का आपका मोटिव रहेगा। देन उसका क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्टिव बताएंगे, मतलब कि इन्फॉर्म करेंगे कि आप क्या आज पढ़ाने वाले हैं, आपका मतलब गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है आज के क्लासरूम के लिए। फिर क्या करेंगे, उसके हिसाब से आप स्टिमुलस या जो पहले से पढ़ाया उसको रिकॉल करके उसको क्या करेंगे, स्टिमुलस मतलब उस तरीके से देंगे और स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। फिर क्या करेंगे, उनको मतलब मटेरियल जो भी आप बनाए होंगे या जो भी बुक के थ्रू आप देंगे उसको प्रेजेंट करेंगे। फिर उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। प्रेजेंट करने के बाद उनको उसको समझना कैसे है, उस वैसे मैथ की क्लास में ही आप क्वेश्चन दिए तो उसको सॉल्व करने का कैसे है, तो उसके लिए कुछ गाइडेंस देंगे। फिर उनके परफॉर्मेंस को देखेंगे कि क्या वो परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर देन उसके बाद फीडबैक देंगे। फिर अगर उनके परफॉर्मेंस में कुछ गड़बड़ी है तो उसको करेक्ट भी करेंगे। फिर आप उनके परफॉर्मेंस को, फाइनल जो परफॉर्मेंस होगा करेक्टनेस के बाद, उसको क्या करेंगे, असेस करेंगे। फिर इन्हांस करेंगे उनके जो भी मतलब प्रॉब्लम जो नहीं उसके बाद भी सॉल्व हो पाई होगी, उनको क्या करेंगे, इन्हांस करने के लिए उनको और थोड़ा सा गाइडेंस देंगे और हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से इनके 9 स्टेज हैं जो कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए हैं। तो इसको आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेनिंग अटेंशन पे भी आया हुआ है क्वेश्चन पहले, और ये स्टिमुलस मटेरियल पे भी। जैसे इसमें क्या होता है कि आपको 4 दे दिए होंगे, या तो 4 ऑप्शन, उसको या तो सीक्वेंसिंग लगाना होगा, एकदम सीक्वेंस में हमको याद होना चाहिए, और या तो 3 में सही होंगे और एक कोई और अदर स्टेटमेंट होगा। फिर उसमें आपको एक जो फॉल्स है उसको क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। ये भी मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी वो तो लास्ट में जैसे ही यूनिट ख़त्म होगा उसके बाद PYQs कुछ कराएंगे ही, तो उसको करिएगा। उसके बाद खुद से भी थोड़ा सा करिए आप PYQs सर्च करके करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी ये जो टॉपिक है वो तैयार होते जाएंगे। फिर हम आगे देखेंगे। गैगने ने संज्ञानात्मक प्रसंस्करण के 9 चरणों की पहचान की है जो सीखने के लिए आवश्यक हैं। इनका क्रम देखेंगे। ध्यान आकर्षित करना, ये हिंदी वालों के लिए है। शिक्षार्थियों को उद्देश्यों की जानकारी देना, पूर्वापेक्षित सीखने की याद को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन सामग्री प्रस्तुत करना, सीखने संबंधी मार्गदर्शन का प्रदान करना, प्रदर्शन को उजागर करना, प्रदर्शन की शुद्धता के बारे में फीडबैक प्रदान करना, प्रदर्शन का आंकलन करना, प्रतिधारण और स्थानांतरण को बढ़ाना। तो इसमें क्या है कि ये हिंदी वालों के लिए, मतलब ये इस तरीके से, जैसे मान लीजिए जो हिंदी में तैयारी कर रहे हैं तो उनको इस तरह से ऑप्शंस को याद करना होगा और एकदम सीक्वेंस में याद करना होगा, इसी क्रम में।
इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग फेजेस। अब इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंस लर्निंग फेज में क्या है, फर्स्ट प्रिपरेशन लर्निंग, और सेकंड क्या है, एक्विजिशन ऑफ परफॉर्मेंस। तो सीखने के चरण में तैयारी सीखना क्या होता है, शिक्षार्थियों का ध्यान उत्तेजित की और आकर्षित करना, शिक्षार्थियों को सीखने के लक्ष्यों उद्देश्यों की जानकारी देना, अपेक्षित व्यवहार सीखने की याद दिलाना। और प्रदर्शन का अधिग्रहण में क्या होता है, प्रोत्साहन सामग्री प्रस्तुत करना, कार्यशील स्मृति में उत्तेजना सुविधाओं के अस्थायी भंडारण की अनुमति देना, प्रोत्साहन सुविधाओं और संबंधित जानकारी को दीर्घकालिक स्मृति में स्थान, मतलब कुल मिला के ये इंपॉर्टेंस है लर्निंग फेज की। तो ये तो नॉर्मली आपको ज़्यादातर तो चीज़ें पता ही होती हैं और ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको देखना है क्योंकि स्टेटमेंट अजर्सन वाले में बन जाते हैं क्वेश्चन कई बार। और गैगने के जो भी है क्लासिफिकेशन, वो 8 वाले भी और कॉग्निटिव प्रोसेस के 9 वाले भी, इनको आपको एक जगह लिख के और अपने जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ चिपका लीजिए, उसको देखते रहिए, ताकि देखने से भी कई बार चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं और एग्ज़ाम टाइम में रिकॉल कर पाते हैं इजीली। तो और उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग फेज में थर्ड क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, प्रोवाइडिंग एडिशनल क्यूज फॉर लेटर रिकॉल ऑफ कैपेबिलिटी एंड असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टू न्यू सिचुएशंस कॉन्टेक्स्ट, जनरलाइजेशन। सीखने का स्थानांतरण क्या होता है, बाद में क्षमता को याद करने और प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त संकेत प्रदान करना, नई स्थितियों संदर्भों में सीखने की धारणा और हस्तांतरण को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये कुल मिला के है कि आप जो भी लर्निंग करते हो, जो भी ट्रांसफ़र होते हैं, सीखने का जो स्थानांतरण होता है, उसमें क्या है, मतलब अल्टीमेटली लास्ट में क्या करते हैं, हम जनरलाइज करते हैं उसको। फिर गैगने का मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है वो है, द फाउंडेशन ऑफ गैगने मॉडल रिलेट्स टू हिज conception of the organization of knowledge in terms of outcomes of learning. This structure concentrates on general classification of learning tasks, thus relating to all content areas. This model includes 5 types varieties of learning. Gagne identify 5 types or varieties of learning. They are, तो इसमें क्या है गैगने के मॉडल में कि इसमें सीखने के परिणामों के संदर्भ में ज्ञान के संगठन की उनकी अवधारणा से संबंधित है। यह संरचना सीखने के कार्यों के सामान्य वर्गीकरण पर ध्यान केंद्रित करती है। मतलब कि कुल मिला के ये क्या करते हैं, कैसे किसी भी इंस्ट्रक्शन या निर्देश, मतलब क्लासरूम में या ऐसे जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें कैसे इंस्ट्रक्शन को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसके लिए कुछ प्रकार हैं, जैसे कि वर्बल इंफॉर्मेशन स्किल है, इंटेलेक्चुअल स्किल है। तो जैसे वर्बल जो इंफॉर्मेशन स्किल है उसमें क्या है कि प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू स्टेट और टू रिकॉल इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, डिफाइन लेबल्स, इट इज़ दिस इज हैज़ टू डेवलप टू मीट द नीड्स ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। इंटेलेक्चुअल है तो इसमें कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि जैसे जो हम सूचनाएं होती हैं, सूचनाएं क्या होती हैं, वो हम तथ्य के आधार पे भी ले सकते हैं, फैक्ट के बेस पे भी। जैसे कोई कॉन्सेप्ट है उसको हम किस स्किल के द्वारा उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कुल मिला के गैगने का जो मॉडल है वो यही बता रहा है। 5 जो उसकी स्किल्स हैं, जैसे कि जिसमें वर्बल है, तो वर्बल में हम तथ्यों को कैसे परिभाषा, लेबल, फैक्ट्स को डेफिनेशन के माध्यम से इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। बौद्धिक कौशल में सबसे महत्वपूर्ण और मानसिक संचालन शामिल है। इनमें पर्यावरण की संकल्पना, चीज़ों को एक दूसरे से अलग करना, अवधारणाओं को समझना, चीज़ों के बीच संबंधों को देखना शामिल है। पढ़ना, लिखना और संख्याओं को संभालना अन्य क्षमताएं जो इस प्रकार के कौशल के अंतर्गत आती हैं। ये क्षमताएं सरल से लेकर जटिल तक होती हैं। तो ये कुल मिला के आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जो गैगने का मॉडल है उसमें जो इंस्ट्रक्शन है उसको 5 टाइप्स में हम ट्रांसफ़र करने का जो स्किल है वो होता है, जैसे वर्बल होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, इस तरीके के जो जैसे मोटर स्किल, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। तो मोटर स्किल में क्या है, आर फिजिकली स्किल्स। मोटर मतलब वही जो साइकोमोटर टाइप के, मतलब जिसमें हमारे मानसिक और प्लस हमारा जो हाथ और पैर और इन सब बॉडी मूवमेंट जो होता है वो कुल मिला के कंसीडर किया जाता है। तो इसमें क्या है, दिस इंक्लूड्स द एबिलिटी टू परफॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ फिजिकल मूवमेंट्स। कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी में क्या है, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी रिफर्स टू द लर्नर थिंकिंग्स, रिमेंबरिंग एंड लर्निंग द प्रोसीजर we use for ordering the processing
information internally, they are learned over long period of time. तो मोटर कौशल शारीरिक कौशल है, इनमें शारीरिक गतिविधियों के क्रम को निष्पादित करने की क्षमता शामिल होती है। और संज्ञानात्मक रणनीतियों में क्या होता है, सीखने वाले की सोच, याद रखने और सीखने का उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करती है जिनका उपयोग हम आंतरिक रूप से प्रसंस्करण जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। इनमें लंबी अवधि में सीखा जाता है। पांचवा और लास्टवा जो है वो है एटीट्यूड्स। तो एटीट्यूड्स में क्या होता है, एटीट्यूड्स आर डीप रूटेड इन अस एंड वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू चेंज दैम। दे डिटरमाइन आवर predisposition towards positive or negative responses to an object. Our attitudes strongly affected our motivation for learning. Each types of learning is acquired in different ways, that is, each requires a different set of prerequisite skills and a different set of cognitive process, that is internal conditions of learning. Gagne accept that environmental stimuli, that is external conditions for learning, are required to support the learner's cognitive process during learning. तो जो मनोवृत्ति है, दृष्टिकोण हमारे अंदर गहराई तक जड़े जमा चुके हैं और हमें इसके बदले में मुश्किल लगता है, फिर वे किसी वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के प्रति हमारी प्रवृत्ति निर्धारण करते हैं। इसका कुल मिला के ये देखना है कि उसमें हमारे जो एटीट्यूड क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसको समझने के लिए क्या हमारा एटीट्यूड होता है, किस तरीके से हम उस कॉग्निटिव प्रोसेस में हम चीज़ों को गेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ओवरऑल जो इन्वायरमेंट और बाकी चीज़ों का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इसमें देखा जा रहा है, ठीक है, वो टीचर के पर्सपेक्टिव से भी और स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस जो है गैगने थियरी के, अब वो देखेंगे हम। तो जो फर्स्ट है वो है प्री रिक्वेसाइट बिहेवियर। तो इसमें क्या है, पहले से ही जो हम कह लीजिए कि एक अनुमान जो लगा लेते हैं बिहेवियर के बारे में, उसके बारे में बात की जा रहा है। गैगने एडवोकेटेड दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग मूव फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये तो पहले भी हम लोगों ने देखा है, पहले की स्लाइड में भी, कि वो हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। The learner has to develop prerequisite capabilities before he requires new terminal behavior. Thus, the use of an hierarchy of learning and task analysis are integral parts of instructional transactions. तो गैगने का जो थियरी है जो लर्निंग का, उसको हम कैसे एजुकेशन में इम्प्लाई करते हैं, एप्लीकेशन उसका क्या है, किस तरीके से हमारे शिक्षा में वो फ़ायदेमंद है, उसके बारे में है ये। तो गैगने ने इस बात की वकालत की है कि सीखने की प्रक्रियाएं सरल से जटिल की ओर बढ़ती हैं। नए टर्मिनल व्यवहार को प्राप्त करने से पहले शिक्षार्थी को पूर्व अपेक्षित क्षमताएं विकसित करनी होगी। इस प्रकार सीखने के पदानुक्रम का उपयोग और कार्य विश्लेषण निर्देशात्मक लेन देन के अभिन्न अंग है। दूसरा जो है इसमें लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक है, फिर थर्ड कॉग्निटिव प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन है। तो इसमें क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में फर्स्ट आपने देखा है कि प्री रिक्वेसाइट बिहेवियर है, सेकंड लर्नर कैरेक्टरिस्टिक का देखेंगे हम। तो लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रेडीनेस एंड मोटिवेशन टू, मतलब हर किसी का डिफरेंट इंडिविजुअल्स बेस्ड होता है। जैसे कुछ मोटिवेटेड लोग होते हैं, कुछ पहले से ही रेडी होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं इसमें लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक में। टू लर्न आर द इम्पॉर्टेंट इशूज टू बी considered before designing instruction activities. थर्ड में क्या है, cognitive process and instruction. The transfer of learning the self-management skills of the learner and teaching learner the skills of problem solving are integral part of the internal conditions of learning applicable to instruction. The skill of learning how to learn should be developed in the learner and the emphasis should be on the learner's individuality है। जैसे सीखने का स्थानांतर शिक्षार्थी के स्वयं प्रबंधन कौशल
और शिक्षार्थियों को समस्या समाधान के कौशल सिखाना सीखने की आंतरिक स्थितियों के अभिन्न अंग हैं जो निर्देश पर लागू होते हैं। सीखने वाले में कैसे सीखें का कौशल विकसित किया जाना चाहिए और सीखने वाले के व्यक्तित्व पर जोर देना चाहिए। तो ये कुल मिला के इनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है, एजुकेशन में शैक्षिक निहितार्थ है। ये आपका स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको इसी तरीके से बना के पेज पे A4 साइज़ पे और इसको अपने वॉल पे फिक्स कर लीजिए या जहाँ भी आप पढ़ते हो उसके सामने, और इसको बार बार देखते रहिए और एक ट्रिक बनाइए अपने हिसाब से। जैसे मैंने अपनी ट्रिक बताई थी कि आप जब भी क्लास में जाते हो याद करने की, ना कि गैगने की, आप अपनी एक समझ के हिसाब से, एक माइंड में इमेजिनेशन के हिसाब से आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू याद करिएगा। बाकी मैंने एक याद करने के लिए ऐसे ही बनाया था कि क्लासरूम में हम जब जाते हैं, जैसे बीएड के जब ट्रेनिंग में, तो क्या होता है कि हम पहले अटेंशन गेन करते हैं, क्योंकि बच्चे तो इधर उधर भागते रहते हैं, शोर करते रहते हैं, तो उनको पहले शांत करके कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा एग्जाम्पल या कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे उनका अटेंशन आपकी तरफ गेन हो जाए। फिर उसके बाद इन्फॉर्म करते हैं उनको ऑब्जेक्टिव कि आज हम बच्चों ये पढ़ाने वाले हैं आपको। फिर उसके बाद उनसे फिर उनसे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू प्रायर नॉलेज उनका जो होता है उस पर बेस्ड करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पहले वाला भी इनको कुछ याद है या एकदम बेस से स्टार्ट करना होगा। अगर जो चीज़ें पहले से उनको पता है उसको क्यों फिर से रिपीट करना है, क्योंकि उससे क्या होता है क्लासरूम का एनवायरनमेंट थोड़ा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो चीज़ें जानते होते हैं ना, तो उनको दोबारा से वो चीज़ें सुनना पसंद नहीं होता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट करेंगे जो भी हम इंफॉर्मेशन मतलब एक तरह से बना के लाए होंगे। जैसे इस तरह से हम वर्चुअल में क्या होता है स्लाइड्स या जो भी चीज़ें ले जाते हैं, या अगर ऐसे रियल क्लासरूम है तो उसमें क्या जो भी हम चीज़ें बोर्ड पे लिखते हैं या जो भी चीज़ें उनको बताना रहता है उसके लिए जो मॉडल्स ले जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनको क्या करेंगे प्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं लेक्चर देते हैं, लाइक गाइडेंस देते हैं, उनको चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं। देन उनके परफॉर्मेंस को हम इवेल्युएट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कुछ पढ़ाया, फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो, और आप भी उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। इस तरह से उनके परफॉर्मेंस को हम असेस्ट कर सकते हैं। फिर उनको फीडबैक देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी उनका आंसर होगा उसके हिसाब से। फिर उसके बाद उनको फिर से असेस करेंगे उनके परफॉर्मेंस को कि क्या उनके में कुछ इम्प्रूवमेंट आया, कुछ समझ आया। अगर उसके बाद भी उनको नहीं समझ में आया तो उनके जो रिटेंशन है या ट्रांसफ़र जो लर्निंग का है उसको और थोड़ा इन्हांस करेंगे और आसान करेंगे समझाने के लिए। तो इस तरीके से फिर टीचर कुछ ट्राई करता है, इन्हांस करता है उनके रिटेंशन को बढ़ाने के लिए। तो ये कुल मिला के आपका हो गया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, फैक्ट बेस भी आते हैं, और ऐसे देखा जाए तो स्टेटमेंट रीज़न वाले भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऐसे करके छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं उनको तैयार करते रहिए एग्ज़ाम के हिसाब से। और अगर आपको ये समझ आया हो, थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे थोड़ा मेहनत करने के लिए।